So another day, another very fine video is just on the way. बड़ा अच्छा एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू आज डिस्कस करते हैं कि एक सेल्सफोर्स क्यूए, मोबाइल क्यूए और वेबसाइट क्यूए, इन सब में फ़र्क क्या होता है? एक क्यूए किन-किन चीज़ों के बेसिस पे फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें एक्चुअल में सेल्सफोर्स क्यूए का डिफरेंशिएशन नहीं पता, मोबाइल में जो काम करते हैं और जो वेब में काम करते हैं। सो बेसिकली कि कॉमन एक एक्सेल शीट में एक चार्ट छोटा-सा प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम फैक्टर्स सेल्सफोर्स क्यूए, अपना मोबाइल क्यूए एंड वेब क्यूए के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जिससे ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि सेल्सफोर्स क्यूए में आपका क्या-क्या डिफरेंसेस आते हैं, अगर वो मोबाइल और वेब क्यूए के एक्सपीरियंस वाले पर्सन हैं। तो मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ पहले तो। ओके, बढ़िया। यस, ओके। सो कंपैरिजन का है, कंपैरिजन सेल्सफोर्स क्यूए वर्सेस मोबाइल वर्सेस योर वेब क्यूए। ओके, so I think till now we are good. So very first is serial number. सीरियल नंबर कितने डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर मैं बात करूंगा, या कौन कौन से बेसिस ऑफ डिफरेंस अगर हमने जो देखते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहला है सेल्सफोर्स क्यू है, अपना दूसरा, इसके ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, पहले एक बार टेबल बनाएंगे बढ़िया था और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेब क्यूए के ऊपर बात करेंगे, वेब क्यूए का कैसा होता है, और अपना ये मोबाइल क्यूए। इंडेंटेशन हमारी डन है सारी, परफेक्ट है। पहला डिफरेंस मैं अगर बताऊं तो प्लेटफॉर्म के बेसिस पे मैं बात करना चाहूंगा कि प्लेटफॉर्म्स में क्या फर्क होता है। देखो, अगर आप सेल्स फॉर टेस्टर हो तो सेल्स फॉर टेस्टर के लिए प्लेटफॉर्म नॉलेज क्या होनी चाहिए। मान लो आप सेल्स क्लाउड की बात कर रहे हैं, सर्विस क्लाउड की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग क्लाउड की बात कर रहे हैं, सीपीक्यू की बात कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स के ऊपर चलते हैं होती है, एक्सपीरियंस क्लाउड की बात कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, प्लेटफ़ॉर्म क्या है? सेल्स क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सेल्स फॉर टेस्टिंग में सेल्स क्लाउड पे टेस्टिंग परफ़ॉर्म कर रहे हैं। सर्विस क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप सर्विस क्लाउड के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। अगर आप मार्केटिंग क्लाउड में जा रहे हैं, तो मार्केटिंग क्लाउड की टेस्टिंग के बारे में अगर आपको जाना है, तो मार्केटिंग क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप सीपीक्यू बेस्ड ऐप पे टेस्टिंग कर रहे हो, तो सीपीक्यू के बेसिक नहीं पता होगा, तो कुछ नहीं पता होगा। तो प्लेटफ़ॉर्म नॉलेज यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है? यहाँ पर जो आपकी प्लेटफ़ॉर्म नॉलेज आती है, वो ये आती है कि सेल्सफोर्स के प्लेटफ़ॉर्म क्या है? चलिए, सेल्सफोर्स का मेरा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं बड़ा सिंपल रखते हैं, सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, सीपीक्यू, मार्केटिंग क्लाउड, ये होते हैं। जब तक आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई रिलेवेंस नहीं है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर टिल नाउ वी आर गोइंग ग्रेट। तो यहाँ पर हमारे को समझ आ गया कि भैया डिफरेंसेस क्या है। मोबाइल के लिए क्या है, 2 प्लेटफ़ॉर्म देखो, अब तो जैसे एक फ़ोन आया सीएमएफ नथिंग वन का, तो उसमें अलग उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जनरली कौन-कौन से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जो मार्केट में रूल करते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं, वो अपना है आपका एंड्रॉयड और आईओएस। तो आईओएस एंड एंड्रॉयड आपके प्लेटफ़ॉर्म हैं, ठीक है? आपको ये इन प्लेटफ़ॉर्म पे टेस्टिंग करनी होती है। वेब के लिए आपका कुछ नहीं होता, वेब के लिए आपका ब्राउज़र डिपेंडेंसी बहुत होती है। तो क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज, ऐसे आपको इनके ऊपर आप टेस्टिंग करते हो। चलो जी, हमारे को प्लेटफ़ॉर्म के बेसिस पे पता चल गया कि क्या है। देखो, इसके अलावा क्या होता है कि आपका एजेंडा क्या होता है? जब तक आपका एजेंडा नहीं क्लियर होगा ना, तब तक आपको ये नहीं समझ आएगा कि टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग विदाउट एजेंडा इज़ नथिंग, फिर तो वही बस हो गया कि आप चेक कर रहे हो। तो यहाँ से आपको चीज़ों को समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एजेंडा क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरा सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट है कोई, जिसमें मेरी टेस्टिंग मुझे करनी है, तो मुझे क्या-क्या चीज़ों को एजेंडा हो सकता है। मेरे को वर्कफ़्लो के ऊपर कोई चीज़ होगी,
वर्कफ्लो के ऊपर मेरा कोई एजेंडा मतलब एक टिकट बनी हुई है या डेवलपमेंट हुई है, वर्कफ्लो हो सकता है। वैलिडेशन रूल बनाया होगा, वो मेरा एक टेस्टिंग का एजेंडा हो सकता है या पूरे प्रोजेक्ट का एजेंडा हो सकता है, जो प्राइमरी फ़ोकस होता है। इसके अलावा इंटीग्रेशंस की अगर मैं बात करूँ कि मान लो कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हुआ है, तो वो मेरा एक चीज़ हो सकता है। अगर मैं सेल्सफोर्स के अकॉर्डिंग बात करूँ एज़ अ क्यूए, आपको इस तरीके की चीज़ें एज़ अ एजेंडा पता होनी चाहिए। अगर मोबाइल क्यूए की बात करूँ तो गेस्चर्स, गेस्चर्स में बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी भी फ़ोटो या वीडियो को डबल क्लिक करते हो तो वो लाइक हो जाती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ गेस्चर। इसके अलावा ऐप रिस्पॉन्सिवनेस, एक ये हो सकता है कि आपकी ऐप रिस्पॉन्सिव कितनी है। उसके अलावा ये हो सकता है कि आपकी डिवाइस की कंपैटिबिलिटी कितनी है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपैटिबिलिटी क्या है, ठीक है? और वेब की अगर मैं बात करूँ तो वेब में बहुत सारा सबसे बड़ा आपका ये आता है कि यूआई और यूएक्स। आपकी वेबसाइट का यूआई कैसा है? यूज़र इंटरफेस। आपकी वेबसाइट का यूएक्स कैसा है? यूज़र एक्सपीरियंस। देखिए यूआई और यूएक्स में ना एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लोग बोलते हैं कि ना ये यूआई और यूएक्स सेम सेम होता है। अरे भाई टोटली डिफरेंस है। यूआई अलग गेम है, यूएक्स अलग गेम है, साथ में इसलिए होते हैं क्योंकि इन दोनों का एक-दूसरे के बिना कुछ है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ज़ोमैटो एप्लीकेशन पे हो या आप आईआरसीटीसी पे हो, आपका यूज़र इंटरफ़ेस आपको वहाँ से पता चलेगा क्या कलर कॉम्बिनेशन है। बट एक्सपीरियंस आपका पता तब चलता है जब आपके पास रिस्पॉन्सिव अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ग्रीटिंग्स हो रही है कि नहीं हो रही। ये तो नहीं हो रहा कि मतलब डबल क्लिक करते जा रहे हो और एक्शन ही नहीं हो रहा, साइट ऑटोमैटिकली रीलोड हुई जा रही है और आगे कुछ आ नहीं रहा। तो यूआई और यूएक्स दोनों एक अलग आपकी चीज़ें होती हैं। दूसरा एक वेब बेस्ड क्यूए का या वेबसाइट का एजेंडा क्या हो सकता है? उसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी हो सकती है। मान लो कि आपके क्लाइंट हैं और आपके क्लाइंट ने ये बोल दिया कि कि मेरे को इस इस रेज़ोल्यूशन पे कुछ ऐसे दिखना चाहिए, इससे कम रेज़ोल्यूशन पे ये दिखना चाहिए, इससे कम में ये। 5 उसने आपको दे दिए। ठीक है जी, अलग-अलग चीज़ों के करके हम उसको देख सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर चीज़ आती है। तो इसके ऊपर हमारा यहाँ पे क्लियर है। एक रिस्पॉन्सिवनेस पे एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ सेल्सफोर्स क्यूए। हम जनरली ना अगर सेल्स क्लाउड या सर्विस क्लाउड के प्रोजेक्ट की बात करेंगे ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस वाले पार्ट को जितना इंक्लूड नहीं करते हैं। बट एक्सपीरियंस क्लाउड या एक्सपीरियंस साइड जब बनती है ना आपकी, तो रिस्पॉन्सिवनेस वाली चीज़ ऑटोमैटिकली पिक्चर में आती है। क्यों आती है? तब वो भी एक आपकी एक वेबसाइट की तरह बन रही है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका यूज़र जो होता है ना, वो मोबाइल यूज़र भी हो सकता है, टैब यूज़र भी हो सकता है, मैक यूज़र भी हो सकता है और बड़ी स्क्रीन वाला यूज़र भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। तो एक ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अगर आपको बताऊँ कि इसके बाद कौन-कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उसके ऊपर हम चलते हैं। तो उसके बाद आपका डिफरेंस हो सकता है कि कौन-सा एनवायरनमेंट में आपकी टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए ऊपर भी ना बहुत चीज़ें होती हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट पे अगर मैं बात करूँ सेल्सफोर्स के लिए, तो आपका सैंडबॉक्स हो सकता है। अब सैंडबॉक्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कौन-सा है प्रोड है, यूएट है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर मोबाइल क्यूए की बात करूँ, तो यहाँ पर आपका फिज़िकल डिवाइसेज़ में भी टेस्टिंग होती है। आपकी इम्यूलेटर्स में भी टेस्टिंग होती है। आपकी सिम्युलेटर्स में भी टेस्टिंग होती है। तो यहाँ से आपके डिफरेंसेस निकल के आते हैं। दूसरा लेकिन अगर मैं आपकी बात करूँ वेब के लिए, तो वेब में एनवायरनमेंट पे क्या डिफरेंस आता है? आपका आता है ब्राउज़र्स, डिफरेंट वर्ज़न्स ऑफ ब्राउज़र्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से आपका आता है। तो ये वाली चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं आपके। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट पता चल गया क्या हो सकता है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि टेस्टिंग टूल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। क्या ये टूल सेल्सफोर्स में कंपैटिबल है जो मैं वेबसाइट के थ्रू करता था या मोबाइल के थ्रू करता था? तो यहाँ पर इसको छोटे से डिफरेंस को हम कर देते हैं आज क्लियर। टेस्टिंग टूल्स के ऊपर चलते हैं। तो टेस्टिंग टूल्स की अगर मैं बात करूँ, तो ये कुछ पेड प्रमोशन नहीं है, जो एक्चुअल में नेट पे अवेलेबल है, जो मैंने यूज़ किया और मैं उसी पर बात करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सेल क्यू है आपका, ठीक है? आपका प्रोवार है, आपका टेस्टिम है, एक टेस्टिंग नाम का भी एक नया है, वो भी है। उसके अलावा आपका कॉन्टेक्स्ट क्यूए भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे टूल्स हैं जो आपका टेस्टिंग टूल्स जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं ऑटोमेट करने के लिए चीज़ों में। तो बहुत सारी लिस्ट है। अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो मोबाइल में अपना जैसे साइप्रस है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। दूसरा अगर वेब की बात करें तो सेलेनियम है आपका, प्लेराइट है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हेल्प कर सकती हैं कि
इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग टूल में क्या डिफरेंसेस आते हैं। दूसरा सबसे एक 5वें अगर पॉइंट पे जाऊँ तो 5वें पॉइंट पे बहुत ये होता है कि एक सेल्सफोर्स क्यूए में कौन-कौन से बग्स उसको मिलते हैं जो मोबाइल क्यूए और वेब क्यूए से अलग होते हैं। ये बड़ा अच्छा ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट डिफरेंसेस जो मैं इसको हमेशा जब कभी भी अपना खुद भी इंटरव्यू देता हूँ, जब पूछा जाता है तो मैं इसको हमेशा कन्वे करता हूँ। देखो सेल्सफोर्स क्यूए में कॉमन बग्स आपके पता है क्या आएँगे? कि आपका इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आ गई। मान लो कि आपने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ था किसी थर्ड पार्टी से और वहाँ पर आपने ये किया हुआ था कि अगर वहाँ आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है और यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो डेटा डालेंगे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में उसकी फील्ड पे कॉरेस्पॉन्डेंस सेव हो जाना चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहाँ से डेटा तो चला गया, सेव सक्सेसफुली हो गया, बट आपने अपनी सेल्सफोर्स org में जाके रिफ्रेश किया बट वहाँ पर वो डेटा आपका पॉपुलेट ही नहीं हुआ। तो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम आपका सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि डेटा का सिंक नहीं हुआ। तीस इसके अलावा क्या होता है कि मान लो बहुत सारे और कॉमन बग्स में आपका ये हो सकता है कि आपको अ, परमिशन सेट का भी एक कह सकते हो कि आपने परमिशन सेट असाइन नहीं किया था किसी को भी। तो उस वजह से उसके पास वो चीज़ें नहीं आती। तो परमिशन एरर्स मैं इसको बोल दूँगा। तो परमिशन एरर्स भी आ सकते हैं। मान लो कि आप सिस्टम एडमिन हो तो आपको तो सब कुछ दिख रहा है वाह-वाह! लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आप उस चीज़ को फंक्शनैलिटी को अपने एंड पे ट्राई करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ अ नहीं चल रही है। ये बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल है। इसमें एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड है। तो वहाँ पर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड में आपने एक कैटेगरी बना रखी है कि इन-इन यूज़र्स को जो इस पब्लिक ग्रुप का पार्ट होंगे, उनको इन-इन चीज़ों का डेटा दिखेगा। लेकिन मान लो एक ऐसा यूज़र आ गया जिसे किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं है बट उसे उन सभी चीज़ों का डेटा दिख रहा है जिसे उसको दिखना नहीं चाहिए था। तो ये पब्लिक ग्रुप का इश्यू भी हो सकता है। और मोबाइल क्यूए के कॉमन बग क्या हो सकते हैं? मोबाइल क्यूए का सबसे कॉमन बग सिर्फ़ एक ही होता है, ऐप क्रैश हो गई है भाई। चलते-चलते ऐप क्रैश हो गई है। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, पुश नोटिफ़िकेशन वर्क नहीं कर रही है, उसके ऊपर गड़बड़ आ गई है। पुश नोटिफ़िकेशन का इश्यू हो सकता है। वेब वाले में क्या हो गया है कि लिंक ब्रेक हो गए हैं और इसके अलावा ये हो सकता है कि लोडिंग टाइम इज़ वेरी हाई, लोडिंग टाइम बहुत हाई है, तो एक ये चीज़ें हो सकती हैं। ये कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ जो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कॉमन एंड यूज़र कौन है? एक और डिफरेंस पे चलते हैं कि एंड यूज़र कौन है? मेरा एंड यूज़र कौन हो सकता है? मेरा एंड यूज़र की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सेल्सफोर्स क्यूए की पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो सेल्सफोर्स में एंड यूज़र जो होगा वो कौन हो सकता है? वो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मैं रैप लिख रहा हूँ। वो एक सर्विस रैप हो सकता है। वो आपका एक ऑपरेशनल रैप हो सकता है, वो आपका एक मैनेजर हो सकता है। ये सब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आपके ये चीज़ें एंड यूज़र होते हैं। मोबाइल क्यू में क्या हो सकता है? ये देखो मोबाइल क्यू में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो कि एक छोटा-सा गेम है एबीसीडी जो सिखा सकता है। एबीसीडी लर्निंग गेम है। तो उसे ज़ाहिर-सी बात है 0 से 5 इयर्स वाले ज़्यादातर लोग बच्चे चुनते हैं, तो वो एक किड कैटेगरी आ गई है। उसके अलावा एक आपका वो आ गया कि होली बुक्स पढ़ने वाले लोग हैं, जिनका एज 50 से ऊपर है, तो होली बुक रीडर हो गए। होली बुक रीडर हो गए अ, जिनका एज ग्रेटर दैन 50 है। ग्रेटर दैन 50 वाले आ गए। इसके अलावा आपके हम जैसे लोग हो गए जो गेम खेलते हैं ज़्यादातर, गेमर्स हो गए। तो गेमर्स एक आपका मोबाइल यूज़र हो सकता है, तो उसका ऐज मान लो कि मैंने कर दिया 11 से लेकर 30 वाला 26 का ऐज कर दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई है। वेब क्यूए कौन हो सकता है? देखो वेब क्यूए में तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वेब क्यूए का तो इतना ज़्यादा है कि कुछ आपको मैं क्या बताऊँ? वेब क्यूए में आपका हो सकता है कि जनरल यूज़र में क्योंकि वेबसाइट में ना जनरल यूज़र बहुत होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कोई दिक्कत आ रही है और सेल्स फॉर टेस्टिंग के रिगार्डिंग मैं सेल्स फॉर टेस्टिंग गाइड डॉट कॉम की वेबसाइट पे जाके चला गया। जबकि मैं सेल्स फॉर टेस्टिंग का नहीं हूँ बट मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना है। तो मैं वहाँ पर जाके तो एक जनरल यूज़र हूँ। दूसरा कुछ विज़िटर्स होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेल्स फॉर टेस्टिंग के एक्चुअल सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उसकी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके चीज़ों को देख रहे हैं। और वहाँ पर उनका एडमिन कौन है? उनका एडमिन गंधर्व है जो ये देख रहा है कि उसकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया। तो जनरल यूज़र हो गए, आपके स्पेसिफिक यूज़र या विज़िटर्स हो गए या एडमिन हो गए। तो यहाँ से आपकी चीज़ें निकल जाए। जनरल यूज़र्स हो गए आपके, आपका एडमिन हो गया, आपके स्पेसिफिक यूज़र हो सकते हैं, ठीक है? आपके विज़िटर हो सकते हैं, मैं यहाँ पर विज़िटर्स भी लिख रहा हूँ ताकि हर चीज़ में क्लैरिटी रहे। ठीक है जी, यहाँ तक हम सही जा रहे हैं। चलिए कुछ और डिफरेंसेस पे बात करते हैं और डिटेल में चलते हैं क्योंकि 6 डिफरेंसेस से तो मुझे कुछ और जानना है, मुझे और डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ये तो बहुत सिंपल-सिंपल अब बात करते हैं कि
क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। ऑटोमेशन की परसेप्शन से बात करें कि ऑटोमेशन हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो टेस्ट ऑटोमेशन के ऊपर एक हम कॉलम बनाते हैं। टेस्ट ऑटोमेशन में हम क्या-क्या टेस्ट ऑटोमेशन कर सकते हैं? हम एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स जो होते हैं, उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स को कर सकते हैं। रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। मोबाइल कीवे के लिए क्या-क्या आपका ऑटोमेशन हो सकता है? आपने मान लो कि गेस्चर को ऑटोमेट कर दिया किसी भी तरीके से। गेस्चर ऑटोमेट और भी बहुत एग्ज़ाम्पल हैं इसके, लेकिन गेस्चर वाला जो ईज़ी आप समझ पाएँगे वो गेस्चर आपने किसी को ऑटोमेट कर दिया। वेब क्यूए के लिए आपने क्या कर दिया कि उसकी यूज़र जर्नी को ही कर दिया ऑटोमेट कि वो कैसे जो है वो आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन उस पहले उसने साइन अप किया, फिर उसने लॉगिन किया, प्रोडक्ट को कार्ट में प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया उसने, उसके बाद उसने क्या किया कि पेमेंट करी, चेकआउट हो गया वो एक तरीके से। सो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यूज़र जर्नी किस तरीके से चलती है हमारी। तो यहाँ तक हमारे को क्लियर हो गया कि किस-किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें जो होती हैं वो डेली बेसिस पे पर्सन्स को पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे को चीज़ें क्लियर है। चलिए जी बढ़िया। टेस्ट ऑटोमेशन वाली चीज़ें क्लियर हो गई। आपका टेस्ट ऑटोमेशन वाला भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ा किस किस तरीके के आपके सिनेरियो बन सकते हैं? क्योंकि जब तक आपको सिनेरियो नहीं पता होंगे ना एज़ अ टेस्टर, तो सेल्सफोर्स क्यूए भी कन्फ्यूज़ रहेगा, यार ये मैंने मोबाइल टेस्टर में तो ये सिनेरियो बनाता था, मैं वेब में बनाता था, यहाँ क्या बनते हैं? बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल इसका भी देता हूँ। टेस्ट सिनेरियो के ऊपर चलते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है? टेस्ट सिनेरियो चलिए ठीक है। आपका एक सिनेरियो है कि आपने वैलिडेशन रूल को चेक करना है। टू वेरीफाई द वैलिडेशन रूल। बेसिकली वैलिडेशन रूल में आपका क्या होगा कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, से फॉर एग्जांपल एक लीड ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। लीड ऑब्जेक्ट के अंदर आपका लास्ट नेम कंपल्सरी है या और भी चीज़ें कंपल्सरी हैं। आपने वहाँ पर जाके एक ऐज को एक कस्टम फील्ड बना दिया, जहाँ पर आपने एक वैलिडेशन रूल बैकएंड पे लिख दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन की एज 18 से कम कोई भी एंटर होगी, तो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं हो वोट के लिए। ठीक है? ये एक वैलिडेशन रूल है। यहाँ पर आपके सिनेरियो क्या बनेंगे? ब्लैंक स्पेसेस एज़ एन इनपुट, डोंट डज़ नॉट इनपुट एनीथिंग एंड डायरेक्टली क्लिक ऑन द सेव बटन। आपने डेसिमल में वैल्यूज़ इनपुट कर दी, 0 वैल्यू को इनपुट कर दिया, ग्रेटर देन 18 को इनपुट किया, लेस देन 18 को इनपुट किया, 0 को इनपुट करने का ट्राई किया, माइनस वैल्यू को इनपुट करने का ट्राई तो कितने तरीके से आपके टेस्ट सिनेरियो यहाँ पर बन गए। मोबाइल क्यूए के लिए बड़ा ही सिंपल जो मेरे को लगता है, कुछ नहीं करना, आपने शो पासवर्ड फंक्शनैलिटी को जैसे चेक कर लिया एक तरीके का, कि शो पासवर्ड फंक्शनैलिटी आपने साइन अप के टाइम टाइम पे शो पासवर्ड जो था, अगर कोई पर्सन 1 2 3 4 एट द रेट कैपिटल एम डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है, तो वो आपका एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। तो शो पासवर्ड पे जैसे ही कोई आई इनेबल पे क्लिक करेगा, तो वहाँ पर वो पर्टिकुलर पासवर्ड नज़र आएगा। ये सेम चीज़ आपकी वेब क्यूए में भी हो सकती है, बट वेब क्यूए में अगर मैं बात करूँ, तो आपका लेआउट के ऊपर चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका एसईओ स्टैंडर्ड क्या होता है? ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की अगर परसेप्शन से बात करो ना, तो वो बोलते हैं कि ये वाली चीज़ पीछे लगी हुई है कि नहीं हुई है मेटा डेटा में स्टफ लाइक करके, तो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो। दूसरा, टेस्ट सिनेरियो में अगर मैं सेल्सफोर्स क्यूए की बात करूँ, यूजेबिलिटी टेस्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी भी जाती है और नहीं भी दी जाती है। अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस साइड के परसेप्शन के अकॉर्डिंग, तो बहुत दी जाती है। अगर मैं सेल्स या सर्विस के अकॉर्डिंग की बात करूँ, तो कभी-कभी इसे इग्नोर किया जाता है, तो ये आपसे मैं पहले ही इस चीज़ को लेके क्लियर कर देता हूँ। दूसरा, मोबाइल क्यूए में यूजेबिलिटी प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल, वेब में यूजेबिलिटी प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल। फ्रॉम योर कलर कॉम्बिनेशन टू योर रिस्पॉन्स एरर मैसेज का, एक-एक चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है। तो थोड़ा-सा और सिनेरियो पे इस पे हम चलते हैं, एक आधा और सिनेरियो पे इस पे देखते हैं, फिर इसमें क्या हो सकता है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि एक कॉमन बग्स की बात करूँ या एग्ज़ाम्पल ऑफ बग्स की बात करूँ, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अगर मुझे सेल्सफोर्स क्यूए के लिए, मोबाइल क्यूए के लिए प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए ना, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। प्री कंडीशन के ऊपर एक छोटा-सा लास्ट सिनेरियो को इसको हम कवर करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। देखो, सेल्सफोर्स नॉलेज, अगर आपको सेल्सफोर्स क्यूए बनना होता है, तो आपको सेल्सफोर्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके प्लेटफ़ॉर्म का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सेल्सफोर्स में टेस्टिंग कर पाओगे। मोबाइल के लिए आपको क्या होना चाहिए?
आपको मोबाइल डिवाइसेस फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको जावा कोटलिन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि जावा में अगर कोई चीज़ डेवलप हुई है, कोटलिन में हुई है, तो क्या डिफरेंस आ रहा है, स्पीड का डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, सब कुछ। वेब क्यूए के लिए आपको सिंपल भाषा में अगर मैं बात बताऊँ तो आपको कंपैरिज़न पता होना चाहिए कि कंपैरिज़न की वाइज़ मैं बात करता हूँ कि किस तरीके से पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप इक्सिगो पे अपनी आप होटल बुकिंग कर रहे हो और आप उसको कंपेयर करो मेक माई ट्रिप से, तो वहाँ पर देखो कि वहाँ पर कैसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अगर सर्च लगा रहा हूँ, अगर वहाँ पे सर्च बटन की फंक्शनलिटी टेस्ट होगी, तो यहाँ पर कैसे हो सकती है। ग्लोबल सर्च पता होना चाहिए। तो आपको कंपैरिज़न विद अदर वेबसाइट का नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा, आपको एक नॉर्मल फ्लो पता ही होना चाहिए कि एक यूज़र को साइन अप पहले करना होगा अगर वो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है, और अगर वो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग यूज़र है तो वो सीधा लॉगिन कर सकता है। फॉरगॉट पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि फॉरगॉट पासवर्ड के लिए क्या ईमेल डालना इनपुट ज़रूरी है कि आपका फ़ोन नंबर डालना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली एक कॉमन मैंने पूरा एक बनाया है कंपैरिज़न चार्ट, जो पूरा ये बताता है कि एक सेल्सफोर्स क्यूए को का डिफरेंशिएशन एक मोबाइल क्यूए और एक वेब क्यूए में क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ ए 9 डिफरेंसेस। एक इसमें आप ये भी कर सकते हो कि चैलेंजेस क्या आते हैं ऑटोमेशन में। जैसे सेल्सफोर्स क्यूए में ऑटोमेशन में शैडो डॉम का बहुत बड़ा चैलेंज है, और सेल्सफोर्स में जो क्वार्टरली रिलीज आ रही है उसके बेसिस पे काफ़ी सब चीज़ें जो होती हैं वो अपडेट होती हैं। तो यहाँ से एक चैलेंज है। बट प्री कंडीशन की बात करूँ तो प्लेटफ़ॉर्म नॉलेज होना चाहिए, एजेंडा आपको क्लियर होना चाहिए, एनवायरनमेंट क्लियर होना चाहिए, टेस्टिंग टूल्स कौन से अवेलेबल हैं, कॉमन बग्स कौन से हैं, एंड यूज़र कौन-सा है, ऑटोमेशन के लिए आपका क्या है, टेस्ट सिनेरियो किस-किस तरीके के बनते हैं, और प्री कंडीशन क्या है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ एक्चुअली गोना हेल्प यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ Salesforce QA is actually different from your mobile QA and web QA. Till then, happy learning and happy Salesforce testing. And if you have any doubt, you can comment it out in the comment section. For the as a feedback. So thank you so much for watching this video. Thank you.